हेलो। हेलो। जी सर, वॉइस आ रही है। जी 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 जी। कैसे हैं आप? जी ठीक हैं। जी सर, शुक्र लगा सब ठीक। अभी अटेंडीज इसमें कोई भी नहीं है अभी। जी सर, अभी एक थे मिस कोई, लेकिन अब नहीं है। चले अभी आई एम वेटिंग। ओके, डोंट वरी। ठीक है जी। ठीक सर। थैंक यू। सर वो लास्ट 3 लेक्चर की स्लाइड्स नहीं आई सर। जी जी, मैं ना आज इंशाल्लाह वो मैं बस वो मसरूफियत की वजह से कुछ टाइम नहीं निकल पाता। मैं इंशाल्लाह करता हूँ सर। चलो सर, थैंक यू। तो जी आप सर, आप क्लासेस लेते हैं? जी सर, मैं क्योंकि ना सर उस टाइम ना जॉब पे भी होता हूँ ना, वहाँ बैठा होता हूँ, तो इसलिए ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि फिर शोर आता है, इस वजह तो से। आप हमारे साथ सर इंटरेक्शन तो करें। सर बीच में मैं बोला हूँ 2-4 दफा, लेकिन वो आपको सर शोर नहीं उतरा, मेरे इधर आ रहा होता है। अच्छा 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 अच्छा। सही सही हाँ सही। जी सर। ठीक है सर, ठीक।
Sir, should I start the lecture, sir? सर देख ले, स्टार्ट करने कर दे। नहीं, असल में तो नहीं, आप लोग ये बाद में रिकॉर्डिंग दे देते हैं ना जी? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो फिर मेरा ख्याल मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सर ठीक है सर। या अगर कोई 2-4-5 मिनट देख लेते हैं, फिर 5 मिनट। जी सर, 7:45 पे कर लीजिएगा शुरू। चलिए चलिए, ठीक हो गया, थैंक यू। Please, dear students, this is module E, section E. We are going to start. It means that section A, B, C, D has been finished. This is basically the strategic controlling. Mean that for the in SM that for the success of the strategies,
we do need to enforce a controlling system, evaluation system. I think this is a universal sort of system, mean that in strategic management, if we have a 4 phases जब हम बात करते हैं, तो there is a strategy analysis, strategy formulation, strategy implementation. So my dear, there is a strategy evaluation. तो I think जब strategy आपकी implementation में phase में चले जाती है, तो अब यहाँ पे हमें साथ साथ evaluate करना है कि क्या execution is proper, mean whether the desired objectives are being achieved or not. तो चूंकि अगर proper controlling evaluation नहीं होगी, तो हमारे पास in other sense we don't have the feedback, or hence we are not thinking, या पता नहीं चलेगा कि हमारी strategies किस level पे जा रही हैं, successful हैं, नहीं है, desired objective achieve हो रहे हैं या कि नहीं. So this is with respect that planning and controlling. Now एक statement ये भी दी जा सकती है कि वो कहते हैं कि where there is planning there is a controlling. It means without planning no proper controlling, and without controlling no proper planning. These two both functions are interdependent on each other. लॉजिक इज दिस के प्लानिंग हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, और फिर उन स्टैंडर्ड्स को हम अल्टीमेटली यूज करते हैं फॉर इवेल्युएटिंग द लाइक स्ट्रेटजीज या जो भी हमारी एक्टिविटीज होगी. तो विदाउट स्टैंडर्ड हम इवेल्युएट नहीं कर सकते, और दैट्स व्हाट आई थिंक कंट्रोलिंग इज एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग. और प्लानिंग जितनी मर्जी अच्छी कर लें, अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी प्रॉपर, तो अगेन देयर विल बी द प्रॉब्लम. तो दिस इज द रैशनल माय डियर स्टूडेंट्स, हमें जहां प्लानिंग और कंट्रोलिंग है तो वहां पे हम ये चीजें कर सकते हैं. लाइक मिस्टर फहद, वेलकम जेंटलमैन. Mr. Fahad. Yes sir, yes sir. Okay, okay. Sir आ रही है. तो ये हम आज जो मॉड्यूल है, जो सेक्शन ई स्टार्ट करने जा रहे हैं. डियर, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पे हमने बात करनी, तो one should be knowing what planning mean. Planning is a process of setting objectives and determining how to accomplish them. तो ये जो हमारे objectives हैं, ये हमारे standards बन जाते हैं, और फिर against these objective हम चीज़ों को देखते हैं कि क्या desired objective achieve हो रहे हैं या कि नहीं. तो planning की introduction में planning and control are critical management activities regardless of the type of organization being managed. इसका मतलब ये दोनों क्रिटिकल हैं, इसेंशियल्स हैं, और ये कहाँ मैनेज हो रहे हैं, लेकिन वेयर देयर इज अ प्लानिंग देयर इज अ कंट्रोलिंग, और ये दोनों बड़ी अहम चीजें हैं. मॉडर्न मैनेजर्स फेस द चैलेंजेस ऑफ साउंड प्लानिंग एंड कंट्रोल इन स्मॉल एंड रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इन लार्ज मोर कॉम्प्लेक्स वन एंड इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब है कि जो मॉडर्न मैनेजर्स हैं वो चैलेंजेस फेस करते हैं प्लानिंग लेवल पे भी, कंट्रोलिंग पे भी, वो वेदर दिस इज अ स्मॉल बिजनेस और वेदर दिस इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, या वो बड़ी हो और कम्प्लेक्स वन हो, या इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो वेदर इट्स अ प्रॉफिटेबल, वेदर इट्स नॉन प्रॉफिटेबल, नेचुरली हमें सब जगहों पे कंट्रोलिंग और प्लानिंग की जरूरत होती है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड. Planning is made to achieve desired objectives. The goal established should have general acceptance, otherwise individual efforts and energies will go misguided and misdirected.
तो प्लानिंग आइडेंटिफाइज द एक्शन that would lead to desired goals quickly and economically. It provides a sense of direction to various activities. Fahad, is it right? कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं बेटा जी? ठीक है सर। नहीं। Okay. कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग में प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। इट मीन थ्रू प्लानिंग जब आप करते हैं तो आप हमेशा फ्यूचर की तरफ देखते हैं कि हमने क्या अचीव करना है। तो प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर। इट रिक्वायर्स peeping in future, analyzing it and predicting it. Planning is based on forecasting. A plan is a synthesis of forecast. It is a mental predisposition for things to happen in future. जी, बात कोई इसमें कोई हो इशू? सर नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं। चलिए, ओके। Planning is an intellectual process. Mean that planning आपके मेंटली तौर पे आप सोचते हो कि हमने क्या करना है। Planning is a mental exercise involving creative thinking, sound judgment, and imagination. It is not a mere guesswork, but a rotational thinking. A manager can prepare sound plan only if he has sound judgment, foresight, and imagination. Planning is always based on goals, facts, and considered estimates. Now, my dear, controlling is making sure that something happens the way it was planned to happen. As implied in this definition, planning and controlling are virtually inseparable function. फहद, ये बताएंगे ये inseparable function किस तरह है? जी, मिस्टर फहद। फहद बताना पसंद करेंगे कि ये इंसेपरेबल फंक्शन किस तरह है? ओके, basically the inseparable function mean that planning without controlling and controlling without planning meaningless. इसका मतलब है कि अगर आप दोनों को अलग अलग कर दें, मसलन कंट्रोलिंग में आपको पता ना हो कि आपके स्टैंडर्ड क्या हैं, तो अगेन यू कैन नॉट कंट्रोल। और अगर आपके पास प्लानिंग हो लेकिन कंट्रोलिंग ना हो तो आपको फीडबैक नहीं मिलेगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। दिस इज व्हाट मीन दैट द डेफिनेशन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर virtually inseparable. Now, control is the task of ensuring that the objectives are providing the हम जब भी की तरफ जाते हैं तो कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ensuring to make sure that actual things are being done as per standard, as per desired objective. So based upon this, control involves number one, setting a target, mean criteria, measuring the actual performance, taking the corrective action. अब जरा इसमें थोड़ा सा सुन लें। आप सबसे पहले टारगेट सेट करते हो, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखते हो, फिर इन परफॉर्मेंस को आप इन स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करोगे तो यू फाइंड देयर इज अ गैप। गैप दो किस्म के हो सकते हैं, एक होता है विद इन टॉलरेंस, दूसरा होता है बियॉन्ड टॉलरेंस। जो आपकी प्लान्स में अलाउएबल वेरिएशंस होती हैं उसको हम कहते हैं विद इन टॉलरेंस, और अगर वो वेरिएशन विद इन डिफाइंड लिमिट्स हैं तो आप इग्नोर कर दो, और अगर उससे ज्यादा है
beyond limitation, तो my dear, then ये third point would be taking the corrective action. तो फिर आपने action लेना है और उस beyond tolerance जो variation है उसको आपने ठीक करना है. Now planning and controlling relationship अगर हम देखें तो ये हमारे पास planning है, ये controlling है. My dear, planning is establish objectives, determine activities, delegate authority, schedule tasks, allocate resources, communicate and coordinate, provide incentives. Controlling में establish standard, फिर आप क्या करोगे और measure and compare, evaluate resources, feedback and coach, और फिर taking the corrective actions आप लेते हैं. Now that features, characteristics of controlling, एक अच्छा जो controlling है उसके क्या कंट्रोल मेन फीचर होने चाहिए या एक अच्छे कंट्रोल में क्या खूबियां होती हैं. ओके जी. So these are the the controlling characteristics. It must be continuous process, flexible और dynamic होना चाहिए process, future oriented, planning and controlling closely related, functions of management, strategic and results oriented, understandable होना चाहिए, timely and exceptions oriented होना चाहिए, और essence of control is actions होना चाहिए. Now, in fact, for further your understanding, ladies and gentlemen, in fact, the control process में देखिए ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. ऑब्जेक्टिव हमारे स्टैंडर्ड बनते हैं, फिर हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं. जब दोनों को कंपैरिजन करते हैं मेजर परफॉर्मेंस को, तो कंपेयर परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड. फिर हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस आएंगे प्लीज. जैसे हमने इन दोनों को कंपैरिजन किया स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस को, तो देयर विल बी वन क्वेश्चन, स्टैंडर्ड्स अटेन, कि क्या जो हमने स्टैंडर्ड रखा था वो अटेन हो गया. इफ आंसर इज यस तो डू नथिंग, और इफ द क्वेश्चन इज नो तो फिर अगला क्वेश्चन आएगा वेरिएंस एक्सेप्टेबल. मीन कि वो जो चेंज है, वेरिएशन आई है, वो वेरिएंस क्या एक्सेप्टेबल है. अगर तो वेरिएंस विद इन लिमिट्स है तो इग्नोर इट, मीन यस डू नथिंग. लेकिन अगर वो वेरिएंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मीन वेरिएंस एक्सेप्टेबल था, नो, तो फिर स्टैंडर्ड, फिर अगला सवाल है कि क्या स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है. और अगर स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल था तो फिर आप उसकी रीजन फाइंड करें कि जी आइडेंटिफाई कॉजेस. और अगर वो नो है तो फिर अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज कर लो, और अगर वो यस था तो फिर आप परफॉर्मेंस को करेक्ट कर लो. तो माय डियर, जैसे परफॉर्मेंस करेक्ट होगी तो ये जाके आपकी परफॉर्मेंस को, मीन मेजर परफॉर्मेंस को ठीक करेगा. और अगर डू नथिंग है, ये आपका फीडबैक है और ये चीज उस हवाले के साथ है. पॉइंट इज दिस वन, दिस इज कंट्रोलिंग प्रोसेस. बात वही है कि जी हम स्टैंडर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस उसको कंपेयर करेंगे, और जब आप कंपैरिजन करेंगे तो गैप और वेरिएशन और डेविएशन आती है. लेकिन अगर वो डेविएशन विद इन दी लिमिट्स है तो इग्नोर कर दें, और अगर उससे ज़्यादा है तो फिर यू हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन. तो लिहाजा पहला क्वेश्चन है कि क्या स्टैंडर्ड अटेन हो गया. इफ हो गया तो यस डू नथिंग. लेकिन अगर नहीं हुआ तो अगला क्वेश्चन हम करेंगे कि क्या वेरिएंस एक्सेप्टेबल है. अगर यस तो फिर डू नथिंग, और अगर नहीं तो फिर स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, कि क्या स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल था. और अगर वो यस है तो फिर उसकी रीजन फाइंड करें कि क्यों स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल था लेकिन इसके बावजूद हम नहीं कर सके. तो दिस इज द सम model have been there in order to understand the controlling process. Now I would like to ask to Mr. Azim or to Anik Shahid, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी जेंटलमैन आप लोगों का. अस्सलाम वालेकुम सर. नो आई जी जी थिंक क्लियर है. क्लियर है. जी सर. ओके अजीम आप. नो सर, नो क्वेश्चन. ओके अच्छा जी. नाउ प्लीज, three types of control on the basis of time of action. Please remember,
ये टाइम ऑफ एक्शन के हवाले से प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस इनपुट, प्रोसेसेस आउटपुट। अच्छा, दुनिया के जितने भी जो आप कंट्रोल लगाते हैं एट द टाइम ऑफ इनपुट, उनको हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल हमेशा एंटिसिपेट करते हैं प्रॉब्लम को, मीन कि जो प्रॉब्लम अभी आने वाले थे आपने उनको पहले ही, और इनका खूबी ये होती है कि आप इनपुट फीड फॉरवर्ड कंट्रोल को लगा के जो चांसेस ऑफ वेरिएशन इन फ्यूचर जो होने होते हैं उसको आप कम कर लेते हो। अच्छा, वो तमाम कंट्रोल्स जो प्रोसेसेस के ऊपर जब चीजें बन रही होती हैं उस टाइम के ऊपर लगाएंगे, उनको हम कंकरेंट कंट्रोल्स कहते हैं। और देखा कंकरेंट में क्या है कि करेक्ट प्रॉब्लम्स एज दे हैपन, मीन कि जैसे कोई प्रॉब्लम अकर हुआ और वो प्रॉब्लम वहीं पे आइडेंटिफाई हो गया और आपने उसको ठीक कर लिया, और इसको कंकरेंट। फिर आउटपुट लेवल के ऊपर जो कंट्रोल लगाए जाते हैं, मीन जब चीज 100% फिनिश्ड हो गई तो देन यू आर गोइंग टू चेक इट माय डियर, उसको हम फीडबैक कंट्रोल कहते हैं, और करेक्ट्स प्रॉब्लम आफ्टर दे अकर। तो आई थिंक टाइम ऑफ एक्शन वाइज कंट्रोल्स आर थ्री टाइप: फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कंकरेंट कंट्रोल, फीडबैक कंट्रोल। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ली आपसे भी, अजीम, इनमें से पहली तो बात है जो अच्छे कंट्रोल्स हैं वो कौन से आप समझते हैं जिसको फोकस करना चाहिए कंपनीज में? जी, अजीम बताएंगे प्लीज। सर, इनपुट। इनपुट और फीडबैक पे क्यों नहीं लगाने चाहिए इतना ज्यादा फोकस, स्ट्रेस, रिलायंस नहीं होना चाहिए, क्यों? सर, इनपुट अच्छा होगा, मटेरियल अच्छा होगा। अगर हम लेस परचेज पे हम खरीदेंगे, मतलब लेस रेट पे खरीदेंगे, हम कस्टमर भी हमसे बार्गेनिंग नहीं करेगा, हमारी क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो कस्टमर अल्टीमेटली सेटिस्फाई रहेगा। अगर हम महंगा मटेरियल खरीदेंगे, कंपटीशन भी नहीं गेन कर सकते, क्वालिटी भी इसकी बेहतर नहीं होगी, फिर भी कम्पीट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस जो है ना, कंट्रोल बेहतर होने चाहिए, वो ही फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर ये बताइए कि आप कंपनीज में क्वालिटी कंट्रोल पसंद करते हैं या क्वालिटी एश्योरेंस? सर, अश्योरेंस पसंद करते हैं। और क्या फर्क है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में? सर, अश्योरेंस में तो ये होता है कि कस्टमर को जो एंड प्रोडक्ट रही है वो क्वालिटी में बिल्कुल ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल में हमने डिफरेंट प्रोसेस लेवल के ऊपर क्वालिटी चेक्स लगाए होते हैं कि जो एक वन मटेरियल वन प्रोसेस टू अनदर अगर कोई शिफ्टिंग हो रही है, कोई ट्रांसफर हो रहा है, तो उस पर कंट्रोल्स हमारे क्या है। और क्वालिटी अश्योरेंस अल्टीमेटली कस्टमर के, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो कितना सेटिस्फाई है और क्वालिटी इसको क्या डिलीवर हुई है। जी, तो इसका मतलब पता क्या आप कहना चाह रहे हैं कि जो कंपनीज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल और कंकरेंट कंट्रोल की तरफ तवज्जो देती हैं, ये उनका क्वालिटी एश्योरेंस होती है। राइट सर। और जो कंपनी एट द टाइम ऑफ आउटपुट कंट्रोल को रिलाय करें, माय डियर, वो क्वालिटी कंट्रोल होता है। और अगर आपके क्वालिटी के अंदर कंट्रोल को इतना अच्छा नहीं समझा जाता। क्लियर? राइट सर। ठीक है जी। तो टीजीएम के लोग दे नेवर, बल्कि वो कहते हैं कि सीज डिपेंडेंस ऑन फीडबैक कंट्रोल, जो कि फीडबैक कंट्रोल एक इज नॉट, उसकी वजह यह है कि अगर आपने फर्ज करें
कि जब प्रोडक्ट आपकी 100 यूनिट बन गए और जब बनने पे आपने उनको चेक किया तो अगर उनमें से 5% खराब भी हुए तो वो जो डन कैन नॉट बी अनडन, वो तो खराब हो गए। और हमेशा जितना कोई डेविएशन और एरर लेट पकड़ी जाएगी उस पर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है कंपनी। That's why it is suggested company, in order to increase its assurance, company should focus particularly at this level. तो जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लोग हैं वो इस पे कंट्रोल पसंद नहीं करते, यहाँ होने चाहिए ये। ओके जी, थैंक यू। Now that control techniques may be broadly classified into two categories: traditional control techniques or advanced या modern control techniques may be used. Now traditional control में आपके personal observation है, statistical report and analysis हैं, break even analysis, budgetary controls might be used. ये हमारे traditional हैं। और likewise हम ये गाइड टू ऑपरेशंस, मेजर प्रोग्रेस, अनकवर डेविएशन, इंडिकेटिव करेक्टिव एक्शंस, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें लाइक वी हैव टू। अच्छा, अब हमारा जो कंट्रोलिंग प्रोसेस, ये चीज़ें वही हैं, उस हवाले से ज़रा मुख्तलिफ स्लाइड्स में ज़रा शो कर रहा हूँ ताकि द प्रोसेस ऑफ measuring performance and taking action to ensure desired result has a positive and necessary role in the management process. Ensure that the right things happen in the right way at the right time. Now, control process में जो अभी बात हो रही थी, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश करते हैं, स्टैंडर्ड, फिर मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयर करते हैं रिजल्ट विद ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड, और फिर हम टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस। अच्छा, ये था वो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। What is control process implied before a work activity begins? Please, ये है इसकी कि जो कोई वर्क एक्टिविटी मीन प्रोसेस से पहले जब इनपुट आप बाय कर रहे होते हैं या उसको अरेंज कर रहे होते हैं, उस टाइम के ऊपर आपके जो कंट्रोल्स हैं वो फीड फॉरवर्ड, और वो क्या हैं कि that is implied before a work begin. Ensure that objectives are clear, proper directions are established, right resources are available, focus on quality. तो ये उसमें अब जो अभी हमने वो जो स्टेप्स बताए थे, इसमें स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4 हम इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड्स, स्टेप 2 में मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, स्टेप 3 में कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड, और फिर हम टेकिंग द नेसेसरी एक्शन। तो हमारे पास जो कंकरेंट कंट्रोल्स हैं, ये फोकस ऑन व्हाट हैपन ड्यूरिंग वर्क प्रोसेस, मॉनिटर ऑनगोइंग ऑपरेशन टू मेक श्योर दे आर बीइंग डन अकॉर्डिंग टू प्लान, कैन रिड्यूस वेस्ट इन unacceptable finished product or services. So this is what like the work input, ये हमारी throughput process और वर्क आउटपुट है। तो जो वर्क इनपुट के ऊपर लगे हैं वो फीड फॉरवर्ड है। ये इंश्योर करते हैं दैट राइट डायरेक्शंस आर सेट एंड द राइट रिसोर्सेज इनपुट आर अवेलेबल। वर्क थ्रूपुट में जो कंकरेंट कंट्रोल्स हैं, इंश्योर द राइट थिंग्स आर बीइंग डन एज पार्ट ऑफ वर्क फ्लो ऑपरेशंस। और हमारे पास फीडबैक जो कंट्रोल है, इंश्योर दैट फाइनल रिजल्ट्स आर अप टू डिजायर्ड स्टैंडर्ड। तो नेचुरली आई थिंक हमारे पास जो सबसे बेहतर है वो दैट वुड बी दी फीड फॉरवर्ड कंट्रोल्स। अच्छा, ये जो कंट्रोलिंग में जो करैक्टरिस्टिक्स हैं माय डियर, कि एक अच्छे कंट्रोल की खूबियां क्या होनी चाहिए, वो ये है कि वो सजेस्टिव हो, merely pointing out deviation not enough, leads to corrective actions, check undesirable deviation, train implies effective supervision, revise standard, और उसमें suitability हो, control techniques suit nature of activities, that is a different control system in big and small organizations, और
आई मीन फॉरवर्ड लुकिंग उसकी खूबी होनी चाहिए, डायरेक्टेड टुवर्ड्स फ्यूचर, anticipate future requirements, identify situations that need new plans. So plus simple होना चाहिए, simple and easy to understand. If complicated implies confused, poor performance. So another characteristics is controlled by exceptions, means some deviations have greater impact than other. Control every activity not feasible. Control critical point, control significant deviation only. तो मतलब है कि कंट्रोल बाय एक्सेप्शंस का मतलब है कि आपका सिस्टम ऐसा हो कि जो जिसका जितना किसी चीज का जो आपकी डेविएशन रिक्वायर्ड लेवल से ज्यादा है और जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो, तो उसको आप मतलब है कि जब तक वो उस इम्पैक्ट से अंदर हैं तो उसको जाने दें, अदरवाइज आई मीन यू आर सपोज टू लाइक। इसी तरह एक अच्छा कंट्रोल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लाइक दिस पिक, कीप पेस विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, अडेप्टेबल टू न्यू डेवलपमेंट्स होना चाहिए, और अल्टरनेटिव प्लान्स उसमें हो सकते हैं, और मोटिवेटिंग होना चाहिए, कंसीडर ह्यूमन फैक्टर, कंट्रोल वर्क नॉट वर्कर, फ्री नॉट रिस्ट्रिक्ट एक्शंस, और प्रिवेंट मिस्टेक नॉट पनिश, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सर, ये बिटवीन आपने कंट्रोलर। पीछे आपने पढ़ा नहीं थी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वही चल रही है अभी? बस उसमें वो मतलब ये डिटेल में है जरा इस हवाले के साथ जी। और ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, कंट्रोल सिस्टम वर्थ इट्स कॉस्ट, जस्टिफाइबल एक्सपेंस, सेविंग्स ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होनी चाहिए। तो ये उसके अंदर दिस इज रिगार्डिंग द कंट्रोल एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस। ठीक है जी, ये आपका एक जो ई पार्ट है उसका जो पहला पार्ट है वो है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के हवाले से जी। हाँ जी, एनी क्वेश्चन जी? नो। अच्छा माय डियर, इफ यू गोइंग टू सी, तो इसमें हमारा जो सेकंड है वो है आपके इन्फ्लेशन एंड एनपीवी के हवाले के साथ है। और आई जस्ट वुड बी मेंशनिंग बेसिकली जो सी पार्ट है ये आपका फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं, उनमें रिटर्न के हवाले से आरओआई वगैरह हैं, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो शामिल है। तो पहला टॉपिक इसमें है इन्फ्लेशन एंड एनपीवी। एनपीवी का ताल्लुक आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ है। तो फहद ये बताएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या चीज है? मिस्टर फहद। मिस्टर अनीक प्लीज। जी सर। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कॉन्सेप्ट है कि जो इफ वी हैव $1 टुडे, तो आफ्टर ईयर उसकी सेम वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू इरोड हो रही होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वंडरफुल, ठीक है। वजह क्या है जेंटलमैन? सर एक मेजर रीज़न तो कि जो परचेजिंग पावर होती है मनी की वो कम होती जाती है एज द टाइम गोज ऑन ड्यू टू इन्फ्लेशन। एंड उसके अलावा मार्केट फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लाइक रिलेटिव बिटवीन डिफरेंट करेंसीज हो सकता है एक करेंसी की वैल्यू कम हो रही हो एज कम्पेयर टू द रेस्ट। ठीक है, ठीक ठीक। अजीम कुछ आप कहिएगा प्लीज। इसमें मेजर फैक्टर जो है ना वो इन्फ्लेशन का है। इन्फ्लेशन जैसे जैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे इसका इम्पैक्ट आएगा इंटरेस्ट रेट की सूरत में। जो डिस्काउंटिंग या कंपाउंडिंग फैक्टर है वो इन्फ्लेशन रेट से इफेक्ट हो रहा होता है। तो मेन रीजन मेरे ख्याल से यही है इन्फ्लेशन के हवाले से कि हम कैलकुलेट यही करते हैं कि आज टुडे हमारा मतलब फ्यूचर की क्या वैल्यू बनेगी, या अगर फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट करें तो आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी। बेसिक फैक्टर इसमें इन्फ्लेशन का ही है जिससे वो इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट या कंपाउंड रेट हमारा इफेक्ट हो रहा था अल्टीमेटली। ठीक है। और इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्लोगन सा है, एक कोटेशन यूज होती है, वो क्या है कि टुडेज डॉलर इज बेटर देन टुमारोज डॉलर।
Yes, sir. ठीक है राइट सर। कि today's dollar is better than tomorrow's dollar. So just make a timeline from left to right. तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जहां से स्टार्ट करेंगे वो आज है टुडे, और जब आप मूव करते हो आफ्टर 1 year 2 year ऑन द राइट साइड, तो यहाँ टाइम वैल्यू ये बताती है कि जो डॉलर आज उसकी वैल्यू है वो कल मीन टुमारो मीन आफ्टर 1 year वो उसकी वो वैल्यू नहीं होगी. दैट्स वाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बेसिस के ऊपर फिर हम कंप्यूट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू. वैसे तो अगर आप देखें कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के अंदर 4 मेजर टेक्निक्स जो होती हैं, पेबैक पीरियड है, एनपीवी इज देयर, आईआरआर इज देयर, और देयर इज पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम ज्यादातर यूज करते हैं फॉर द कैपिटल बजटिंग. और कैपिटल बजटिंग क्या चीज होती है? अनीक बेटा बताएंगे? सर चले चले आप बताइए अजीम बताएं. नहीं नहीं सर, पूछ ले, अनीक से पूछ ले. चले अनीक बेटा बताइएगा. सर कैपिटल बजटिंग में बेसिकली हम अपने लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज को, इनफ्लोज और आउटफ्लोज को बजट कर रहे होते हैं. ठीक है, बिल्कुल वंडरफुल. ठीक है. असल में कैपिटल बजटिंग मीन द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है, हम जहां भी कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं जिसकी लॉन्ग लाइफ है वो हमारा कैपिटल बजट है. मीन हम देखना चाहते हैं एक प्रोजेक्ट है, एक इन्वेस्टमेंट है जिस जो दैट इज द टाइम इज फॉर द नेक्स्ट 10 year, और उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं तो एलोकेशन कर रहे हैं, दैट वुड बी क्वालिफाइंग एज कैपिटल बजटिंग. तो उसके लिए वी आर यूजिंग. अब चूंकि वहां पे आज जो आपने इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो होना है और उसके जवाब में जो हमें फिर कैश फ्लोज इनफ्लोज आने हैं, तो वो हम उसको फिर कन्वर्ट करते हैं और फ्यूचर फ्लोज इनटू टुडेज वैल्यू एट अ सर्टेन डिस्काउंटेड रेट. तो then the choosing criteria is this one. Under the payback period, we are setting a desired payback period. और अगर वो payback mean the period in which our investment to be recovered, तो अगर वो हमारा फर्ज करें हम 5 साल डिटर्मिन कर रहे हैं, तो जो payback period on the basis of cash flow हम फाइंड करेंगे. if the period is less than this डिजायर्ड पीरियड तो फिर हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं. अदरवाइज अगर वो उससे ज्यादा है तो फिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते. मेन आइडिया इन एनपीवी के अंदर ये है कि वी फाइंड आवर प्रेजेंट वैल्यू एंड वी फाइंड आवर द फ्यूचर वैल्यू ऑफ टुडेज. फिर हम उसको देखते हैं. अगर हमारी जो फ्यूचर फ्लोज को आज में कन्वर्ट करके देखा, वो अगर आज के आईसीओ से इनिशियल कैश आउटफ्लो से ज्यादा है प्रेजेंट वैल्यू, तो हम इन्वेस्टमेंट मीन एनपीवी हमारी पॉजिटिव है, हम उसमें कर लेंगे. अदरवाइज अगर वो उससे कम है तो इट इज एडवाइज कि जी हम वो नहीं करेंगे. थर्ड वन में हम ये है कि हमारे पास आईआरआर है, आईआरआर को भी हम फाइंड करके देखते हैं. और फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेसिकली तो वही एनपीवी ही की एक मॉडिफाइड फॉर्म है, हम सिर्फ फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं. बट एनी हाउ जो मेरा ख्याल है वो 2 मेजर चीजें, वन इज एनपीवी और सेकंड इज आईआरआर. चूंकि यहाँ उन्होंने वैसे तो ये फोकस एनपीवी के ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू और इन्फ्लेशन के हवाले से, तो इसको हमने जरा देखना है. चूंकि जब आप प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो नेचुरली 2 चीजें, एक तो पीवी, दूसरा फ्यूचर फ्लोज. और फ्यूचर फ्लोज जैसे होगा उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, और इंटरेस्ट में फिर आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाटएवर द केस एनी हाउ. तो हमारे पास जो डज प्रेजेंट वैल्यू इंक्लूड्स इन्फ्लेशन. ठीक है, तो एनपीवी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द डिफरेंस अमाउंट between the sums of discounted cash flows and cash outflows. It compares the present value of money today
to the present value of money in the future, taking inflation and returns into account. तो इसमें हम जो रिटर्न्स हमें होने होते हैं और इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए और प्लस मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए हम जिसको हम एक्सपेक्टेड रेट कहते हैं, चूंकि दिस में बी कॉल्ड डिस्काउंटेड रेट, दिस में बी कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेट, चूंकि ये वो रेट है जिसके ऊपर आप फ्यूचर फ्लो को डिवाइड करते हैं और फिर हम उस हवाले से देखेंगे। अच्छा, आप देखें हमारे पास जब हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन इन द यूएस मीन उसके हवाले से, तो देयर आर टू टाइप ऑफ इन रिटर्न्स, नॉमिनल एंड रियल रिटर्न्स होते हैं। और वो आपका जो रियल रिटर्न है वो अगर आप गौर से देखें तो वो NR माइनस IR है। तो IRR आपका क्या है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर अ पीरियड, और NR क्या है, दैट इज अ नॉमिनल रिटर्न, और RR क्या है, द रियल रिटर्न। इसका मतलब है कि अगर आपने रियल रिटर्न बनाना है तो आप नॉमिनल रिटर्न में से आपको इन्फ्लेशन रिटर्न, आपको जो है वो इन्फ्लेशन रेट है वो लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपका रियल रिटर्न। मैं उसकी थोड़ी सी एग्जांपल ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हम कहते हैं जी एक बंदा 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो माय डियर वो 1 लाख अगर हम देखना चाहते हैं कि उसकी रियल टर्म्स के अंदर कितना है, तो हमें देखना होगा कि उस पीरियड के अंदर मुल्क में इन्फ्लेशन कितना बढ़ा। अगर 10% इन्फ्लेशन बढ़ा है तो अब उसकी इनकम बुनियादी तौर पे 1 लाख नहीं है, बल्कि वो तकरीबन कोई 90,000 या समवेयर होगी, चूंकि मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ गया। और इसका मतलब है बज़ाहिर वो ले रहा है 1 लाख रुपए, लेकिन उसकी रियल वैल्यू इज इक्वल टू 90,000। तो दिस इज व्हाट के नॉमिनल एंड रियल रिटर्न को कंप्यूट अगर करना है तो नॉमिनल रिटर्न, तो ये हमारा वो रिटर्न जो हमें कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, लेकिन उसकी रियल वर्थ, रियल वैल्यू वो असल चीज होती है। तो रियल को फाइंड करने के लिए हमें उसमें से जो इन्फ्लेशन रेट है और वो उसको हमें लेस करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप थोड़ा सा देखें कि वो जो वैग पढ़ाया जाता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या सॉरी उसमें हमारे पास जब हम टोटल रिटर्न की बात करते हैं कैपम मॉडल, तो देखा उसमें हम RF, अब रिस्क फ्री रेट कौन सा है, और ये वो रेट जो आपको टी बिल्स के ऊपर स्टेट बैंक आपको दे रहा होता है, और वो हमेशा रिस्क फ्री रेट की डेफिनेशन क्या बनती है ये मैं अजीम से पूछना चाहूंगा। अजीम, रिस्क फ्री रेट कौन सा होता है? सर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स के ऊपर होता है, जिसमें रिस्क फैक्टर कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है। गवर्नमेंट इज अ सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड्स परचेज करते हैं, सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, तो उसमें कोई डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा कंपनसेशन इन्वेस्टर डिमांड नहीं करता, तो उसे रिस्क फ्री रेट कहते हैं। टी बिल्स के ऊपर इसका रेट तो ये इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होती है कि नहीं? सर इसका मुझे आइडिया नहीं है, याद नहीं आ रहा। जी मिस्टर अनीक, यस सर। आपका जो रिस्क फ्री रिटर्न होता है, हेलो, जो है, जी सर। सर आपकी आवाज कट गई थी, मुझे क्वेश्चन की जी समझ बात में दीजिएगा। अब मैं दोबारा करूंगा क्वेश्चन। जी सर, वो एक्चुअली आपकी बीच में मे बी इंटरनेट में कोई इशू था, तो वो अब मेरी आवाज आ रही थी? जी सर आप कह रहे हैं। अच्छा, नहीं मैं वो सवाल क्लियर हो गया ना रिस्क फ्री का? सर एग्जैक्टली रिस्क, नहीं। जी सर रिपीट कर देंगे? मैंने पूछा था कि जो आपका रिस्क फ्री जो रिटर्न होता है विच इज गिवन बाय द स्टेट बैंक ऑन द टी बिल्स, वो रिस्क फ्री है, उसमें कोई रिस्क तो नहीं होता।
सवाल है कि उसमें कोई ये इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होती है कि नहीं? सर आई डोंट थिंक कि इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। हम्म। अजीम आप सुनिएगा, अनीक आप भी सुनिएगा गौर से। जी जब सर। भी कभी डेफिनेशन आप इसकी करें ना रिस्क फ्री, तो आप कहेंगे कि रेट गिवन बाय स्टेट बैंक विच इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड, प्लीज। अच्छा इन्फ्लेशन ठीक है, होती है। जी सर। यस। और इन अदर सेंस वो आपका होता ही कौन सा है, वो आपका रियल रिटर्न्स होता है। ये जो अभी बात की है ना, एनआर माइनस आईआरआर इज इक्वल टू आरआर, तो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स इसमें होती है। मसलन फर्ज करें, अब मैं उसकी लॉजिक देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट अगर आपको देती है फर्ज करें 10%, ठीक है, रिटर्न, और मुल्क में अगर इन्फ्लेशन भी 10% हो गया है, तो टेक्निकली तो आपको कुछ भी नहीं मिलना, यस सर। क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब वो जो आपको इंक्रीज मिला वो तो खत्म हो गया, परचेजिंग पावर तो डाउन है। दैट्स व्हाट, अगर आप गवर्नमेंट से 20% मांगेंगे तो 10% उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होगी, तो फिर रियल टर्म्स में आपको 10% मिलेगा। तो प्लीज कीप इन माइंड नॉमिनल रेट, इसीलिए एनआर जो है, एनआर इज नॉट अ रियल रेट, और एनआर के अंदर आपको इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट लेनी पड़ेगी। अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं लेते तो वो फिर रिटर्न रियल टर्म्स में आपका कम हो जाता है, और वो फिर आप फिजिबल नहीं होगा। यू गॉट द पॉइंट मिस्टर अजीम? राइट सर। जी सर। थैंक यू। अच्छा जी, प्लीज अब आइए, इन्फ्लेशन, द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टर एटीट्यूड टुवर्ड्स इन्फ्लेशन शो दे आर कंसर्न विद रियल रिटर्न्स। और फिर हमारे पास इन्फ्लेशन, द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन लुकिंग एट द फ्यूचर। देखा, ये अभी हमने वो जो बात की थी कि लाइक दिस इज एक्सपेक्टेड रियल रिटर्न, किस क्या होता है ये एक्सपेक्टेड, आई मीन लाइक द नॉमिनल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड द इन्फ्लेशन जो आपके पास रिटर्न है, और इसको निकालने के बाद जो चीज आपकी होगी, लिहाजा जो आपको रिस्क फ्री रेट होता है वो इन्फ्लेशन रिटर्न होता है, और उसको आप टेक्निकली कह सकते हैं रियल रिटर्न। और उसको जब भी फाइंड करना हो तो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, अब nominal and real returns, adjustment to the nominal return are needed to remove the effects on the purchasing power of inflation or deflation, my dear. That's what I think government आपको जो भी पे करती है उसमें रिस्क फैक्टर, रिस्क की रिटर्न तो नहीं मिलता, लेकिन आपको वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। और इसीलिए जब आप टी बिल्स के अलावा जो ऐसी सिक्योरिटी जिसमें रिस्क है, मतलब फॉर एग्जांपल आप अब प्राइवेट कोई बॉन्ड्स आप परचेज करने जाते हो, या आप कॉमन शेयर परचेज करते हो, या आप आई मीन लाइक डेरिवेशन, सॉरी आई मीन दैट इज द डेरिवेटिव सिक्योरिटीज परचेज करते हो, जैसे जैसे आप टी बिल्स के बाद प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स की तरफ जाओगे, कॉमन शेयर की तरफ जाओगे, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज में जाओगे, तो रिस्क बढ़ेंगे। दैट्स व्हाई आई थिंक जो रिटर्न ऑफ द डेरिवेटिव सिक्योरिटीज बिकॉज इज मोर रिस्कियर, तो उसका रिटर्न दैट मस्ट बी मोर देन द अदर सिक्योरिटीज। और चूंकि आपका रिस्क फ्री रेट वो तो मिनिमम रेट है, और वो सिर्फ इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। लेकिन जब आप कॉमन शेयर में इन्वेस्ट करने जाओगे तो रिटर्न मस्ट बी हायर देन, तो वो रिटर्न जो मार्केट आपको रिस्क फ्री से ज्यादा पे करती है वो रिस्क प्रीमियम होता है। और रिस्क प्रीमियम की डेफिनेशन हम क्या करते हैं कि दी एडिशनल रिस्क, एडिशनल का मतलब है मोर देन द रिस्क फ्री रेट विच इज गिवन बाय द कंपनीज ड्यू टू टेकिंग रिस्क। तो दैट्स व्हाट आई थिंक कि जो आपका रिस्क फ्री होता है उसमें रिस्क शामिल नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। और अब अगर उससे ज्यादा जो मार्केट आपको पे करती है वो उसमें चूंकि रिस्क शामिल होता है और रिटर्न दैट मस्ट बी हायर। इस वजह से अगर कैपम का आप फॉर्मूला बनाएं तो उसका फॉर्मूला बनता है दैट इज आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम विच इज मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न।
और अब उसमें बीटा बीटा अजीम जानते हो क्या चीज होती है? सर कैपम? नहीं, कैपम के अंदर बीटा का एक वर्ड यूज होता है ना। सर बीटा सर रिस्क को शो करता है, सर ये रिस्क को शो करता है, जो इसमें शो करता है। ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल रिस्क दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और वो कैपिटल स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर जो रिस्क होता है, मतलब उसकी बेस के ऊपर ये बीटा कैलकुलेट हो रहा नहीं, होता है। मुझे बीटा की रिस्क तो है, लेकिन डेफिनेशन नहीं। आप लोग मुझे, मैं सर ये कन्विंस नहीं हो बेसिकली सकता। वो सिस्टमैटिक रिस्क है जो कंपनी के मतलब उस कंट्रोल में नहीं है। Yet I am not convinced, gentlemen. You people have gone through your financial areas. मैं तो एसएन का बंदा हूँ ना, but I'm talking. I'm not convinced the terminology that you people are using. ठीक है, रिस्क है, लेकिन question is what beta is. मैंने जो पढ़ा था इसमें ये था कि जो इसमें मार्केट रिटर्न की जो स्लोप लाइन, वो जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्रिएट होती है, उसकी जो स्लोप होती है, उस स्लोप को हाँ, बीटा लेकिन कहते हैं। ये बिल्कुल मैं भी यही कहूंगा, लेकिन अगेन मुझे प्लेन लफ्जों में बताया ना ये क्या है। सर ये तो मैंने भी कहूंगा स्लोप, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये स्लोप लाइन बताता है, तो डू यू अंडरस्टैंड दिस वन? से मार्केट के होल रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड डेफिनेशन, जेंटलमैन। वो तो मैंने भी कहा सिस्टमैटिक रिस्क है जो कंट्रोलेबल नहीं है। मजा नहीं आया इतना। सर बीटा फैक्टर होती है बेसिकली एक स्पेसिफिक सर कंपैरिजन करता है जो मार्केट का रिस्क है और जो हमने परचेज किया हुआ है, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी। आप कौन बोल रहे हैं जी? सर फहद का एक्सप्लेनेशन काफी बेहतर है। देखो, ये इसे सेंसिटिविटी भी कहते हैं, और सेंसिटिविटी का मतलब है कि हम देखना चाहते हैं कि हमारी पूरी मार्केट की मूवमेंट का असर हमारी उस इंडिविजुअल सिक्योरिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम शो करते हैं। ये बीटा होता है कि अगर मार्केट आपकी बुलिश रही, उस मार्केट बुलिश होने से उस इंडिविजुअल सिक्योरिटी की प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ा, ये उस रिलेशनशिप को माय डियर शो करता है। दिस इज कॉल्ड बीटा। गॉट इट? यस मिस्टर अजीम? Okay. So anyhow, I think we have to be involved now. This is what अभी हमने जो RR का फॉर्मूला क्या बनेगा, that is the CPI at the beginning of the period, और मतलब 1 plus NR divided by C. C basically क्या है आपकी, कि आप उस जो कॉस्ट है, इन्फ्लेशन है, उस पे डिवाइड करके फिर आप आरआर बनाते हो। एनी हाउ जी, nominal versus real. Nominal values are the actual amount of the money making up cash follows. Real values affect the purchasing power of the cash flows, or real values are found by adjusting the nominal value for the rate of inflation. ये आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब रियल वैल्यूज को आप एडजस्ट करते हो नॉमिनल वैल्यूज फॉर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और इस तरीके से हमारे पास तो इन्फ्लेशन एंड कैपिटल बजटिंग, ये जो अभी हमने बात की है, दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज इन द general level of prices for all the goods and economy and so on. Same inflation effects, ये projected cash flows होती हैं, discount rate. ये अजीम, ये discount rate is what? सर ऐसा रेट जिसमें हम फ्यूचर कैश फ्लोज को हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं उस रेट पे। ये मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो फ्यूचर कैश वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। और इसको थोड़ा सा आसान और कर लीजिएगा, a rate which is used to divide the future flows into present value. Simple. ठीक है? राइट सर। देखिए ना, आप फ्यूचर में आपको
1,10,000 मिलना है, तो वो जिस रेट के ऊपर आप उसको देखना चाहते हैं, आपने 10% 1+K या 1+I किया है, तो वो जो K है या I है वो आपका डिस्काउंट रेट है। तो डिस्काउंट रेट क्या होता है? रेट एट विच द फ्यूचर फ्लोज आर डिवाइडेड। ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा बताएंगे सर, ये आपकी बात काट रहा हूँ, ये हमने पीछे नहीं पढ़ा था वो, ये पार्ट बी में आपने मेरे ख्याल से ये सारी चीजें दोबारा पढ़ी नहीं हमने? हाँ 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 हमने हाँ, पढ़ाई थी बिल्कुल बिल्कुल, स्लाइड, तो हम दोबारा ये क्यों हुई पढ़े हुई टॉपिक है। में दोबारा? ये अजीम साहब, आपका जो ई मॉड्यूल है ना, ये उसके अंदर इन्फ्लेशन और एनपीवी आया हुआ है ना बेसिकली। अच्छा सर, हमने राइट आपका ई सेक्शन हैज बीन स्टार्टेड, उसका पहला पॉइंट पता क्या है? वो है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जो हम मैं पहले अभी कर चुका हूं उसकी स्लाइड्स। अब ये बेसिकली राइट सर। इन्फ्लेशन और एनपीवी के बारे में ना, तो मैं जरा थोड़ा सा आप लोगों को जरा जो मैं समझता हूँ व्हाट आई नो, मैं उसमें जो ट्रिकी जो पॉइंट है मैं इस वजह से जरा थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि चलो नहीं सर, फर्दर वो इसमें। ठीक है, मैं वैसे ही पूछ रहा था, ये आपने स्लाइड्स भी बड़ी डिटेल में पढ़ाया था, मैंने कहा शायद दोबारा पढ़े। नहीं नहीं, ये ई सेक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, एनी हाउ दिस इज adjusting the discount rate to reflect risk premium or converting the payment series to certainty equivalence or probability analysis. There is adjusting the discount rate, हम उसको भी करते हैं। discount rate components include time preference, inflation expectations, risk premium, or then like the risk premium is the cost of risk bearing, increasing the discount rate at a cost for taking risk by requiring a higher rate of return for risk bearing, or this is adjusting the cash flows to a level with a higher certainty that they will be received. So conceptually similar to a risk premium. और देयर इज ये उसका एक फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो हम फाइंड करते हैं। CFO ये आपका आउटफ्लो है, और ये आपकी CFI FI मीन दैट इज ये पीरियड्स वगैरह को आए, और इसकी बेसिस के ऊपर यू आर सपोज टू फाइंड दिस NPV। अच्छा, अब देखें ये हमारी स्लाइड तो बहरहाल खत्म हो गई है। मुझे ये बताइएगा कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो आप कह रहे हैं, ये आप फर्ज करें ये ऐसा हो सकता है कि अनीक कहता है जी कि मेरा एक्सपेक्टेड रेट 13% है, अजीम कहता है जी कि मेरा 12% है, फवाद साहब कहें जी मेरा तो एक्सपेक्टेड रेट दैट इज लेट्स से आई मीन इट इज 15%। इज इट पॉसिबल? यस सर, यस सर, ये चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। हाँ, उसकी लॉजिक अजीम जरा बताइए मुझे। सर क्योंकि हर एक की अपनी कॉस्ट लगी हुई है, मिनिमम कॉस्ट हर बंदा कहेगा मेरी कवर हो, तो उस हिसाब से हर बंदे का एक्सपेक्टेड रेट जो डिफरेंट हो सकता है। उसका पोर्टफोलियो अलग-अलग हर बंदे का, किसी ने ए में इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी ने बी और सी में की हुई है, तो हर एक का मिनिमम क्राइटेरिया अलग है कि मेरा वैप कवर हो जाए। इस वजह से हर एक का एक्सपेक्टेड रेट जो है ना वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, मिस्टर अनीक प्लीज। yes sir, I would agree with this. सॉरी Sir, I would agree with अच्छा, फाहद साहब आप बताइएगा। सर इसी तरह ही है, जो मतलब हर बिजनेस की उसकी कॉस्ट होगी तो उस हिसाब से ही वो फिर एक्सपेक्टेड रेट जो रिटर्न मतलब डिटरमिन होगा, हर होता है। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल एक चीज आप लोग थोड़ा सा मिसिंग कर रहे हैं। कॉस्ट तो ठीक है, लेकिन माय डियर जो आप रेट ऑफ रिटर्न बनाते हो ना एक्सपेक्टेड, उसके अंदर रिस्क एडजस्टमेंट, नहीं सुनिए, डिफरेंट रिस्क की कंपनसेशन आप लोग मांगते हो। अच्छा, वो अनीक की रिस्क कंपनसेशन जो फैक्टर्स हैं, फर्ज करें अनीक ने कहा जी मैं फील करता हूं इसमें लिक्विडिटी रिस्क है,
और इसमें कन्वर्जन रिस्क का कोई मसला है। अजीम ने कहा जी कि मेरे नज़दीक इसमें 5-6 रिस्क शामिल हैं और मैं हर रिस्क का 1% कंपनसेशन मांगना चाहता हूँ। तो माय डियर, जो लोग डिफरेंट रिस्क, जितना उनके माइंड में ये रिस्क भी है। अच्छा, फहद साहब आए, उन्होंने कहा जी जो अजीम के माइंड में जो रिस्क है वो फहद हो सकता है उसे रिस्क समझते ही नहीं है, लिहाजा वो उसकी कंपनसेशन ही नहीं मांगते। दैट्स व्हाट आई थिंक। जो अनीक का रेट ऑफ रिटर्न है हो सकता है, अजीम का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है, और जो लाइक फहद है उसका रेट डिफरेंट हो सकता है। इस वजह से जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आपकी पीवी तीनों बंदों की डिफरेंट हो सकती है, जो कि तीनों बंदों का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज डिफरेंट, व्हाट वी कॉल डिस्काउंटेड रेट। कीप इन माइंड, इसमें सिर्फ कॉस्ट शामिल नहीं होती, बल्कि कॉस्ट प्लस आपका एक्सपेक्टेड जो रिस्क फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट। तो जो लोग ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा होते हैं वो मुमकिन है कई रिस्क को रिस्क समझे ही ना। जो पेसिमिस्टिक लोग होते हैं वो कहते हैं जी इसमें ये रिस्क भी शामिल है, ये भी है, ये भी है, लिहाजा मुझे उन सब की कंपनसेशन चाहिए। तो चूंकि आप कंपनसेशन ज्यादा मांग रहे हैं और ज्यादा रिस्क को कंसिडर कर रहे हैं, तो आपकी उतनी ही एक्सपेक्टेड रेट डिफरेंट होगा। You got the point, Mr. Azim, Anik and Fahad? राइट सर। जी सर। राइट सर। तो ये रिस्क फैक्टर्स आप पर्सनल मैटर है और 3 पर्सनैलिटीज डिफरेंट हैं, तीनों को रिस्क फैक्टर करें। दैट्स व्हाट आई थिंक। जो फहद सोच रहा है वो अनीक साहब नहीं सोचते, और जो अनीक साहब सोच रहे हैं वो अजीम साहब नहीं सोचते। क्लियर? जी ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन था। अच्छा जी जी। सर मैं सोच रहा था ये जो इंटरबैंक लेंडिंग रेट होता है लाइक द काइबोर, इसका जी। रिस्क फ्री रेट से क्या रिलेशन है? इज इट बेस्ड ऑन द रिस्क फ्री रेट? देखो वो तो माय डियर इस तरह है, पहले तो बताएं काइबोर कौन डिटरमिन करता है? काइबोर सर काइबर आई थिंक स्टेट बैंक डिटरमिन करता है। स्टेट बैंक डिटरमिन करता है। कभी जिक्र हुआ था क्लासेस में, टीचर्स आप लोगों ने सवाल किया था या आई थिंक ही कहा था? सर आई आई थिंक शायद मे बी नहीं किया ये कुछ। नहीं, आई थिंक तो वो है ना भी, आप लोग जिन कैंपसेस में क्लास लेते हैं सर तो कभी, मार्केट फोर्सेस नहीं करती जो इंटर हाँ बैंक्स जी, आपस में ट्रेड करते हैं, वो तो एक मिनिमम रेट देता है कि ये होना चाहिए, इस पे ट्रेड होनी चाहिए, बाकी तो वो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती है जो बैंक आपस में ट्रेड करते हैं। हाँ अनीक साहब ये सुन लीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन इज एग्जैक्टली कि ये जो काइबर है इज नेवर डिटरमिन्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, रादर ये मेक मार्केट डिटरमिन करती है। और मार्केट मीन के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनमें कुछ बैंक्स हैं जिनके पास सरप्लस ऑफ फंड हैं, वो लोन देना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जिनको पैसों की जरूरत है। वो फोर्सेस एक रेट डिटरमिन होता है, उसको हम काइबर कहते हैं। अच्छा, अब काइबर का जो आपने बात कही है उसमें रिस्क फैक्टर्स हैं। फर्ज करें मैं जैसे मैं बैंक समझ लें या मैं इंडिविजुअली समझ लें, अनीक साहब मेरे पास आते हैं कि जी मुझे पैसे चाहिए, तो मैं अनीक की पर्सनैलिटी बिजनेस मुख्तलिफ हो सकता है, मैं कहूँ जी कि आपको पैसे देने ज़्यादा रिस्की हैं तो मैं रिटर्न ये लेना चाहूँगा। अजीम के पर्सनैलिटी डिफरेंट है और उनमें मैं समझता हूँ कि रिस्क कम है, तो हो सकता है मैं तैयार हो जाऊँ अनीक को 14% पे देने के लिए, लेकिन मैं लाइक अजीम को किसी या अनीक को किसी और रेट पे दूँ। तो बहरहाल बात है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के पीछे हमेशा रिस्क
फैक्टर वो होते हैं, ये उन सबको कंसिडर करके जो रेट बनेगा फिर वो आपका बाहर लेकिन ये रेट मार्केट निकालती है और उसको हम काइबर कहते हैं। मिस्टर अनीक क्लियर है? इसमें हमने पढ़ा था वो काइबर प्लस स्प्रेड। हाँ नहीं वो आपने पढ़ा था ना, वो तो माय डियर वो तो ये है स्प्रेड बेसिकली ये है कि जब आप एक बैंक के पास जाते हो ना तो बैंक कहता है काइबर प्लस 2%, ठीक है? राइट सर। जी मिस्टर सर। अजीम, इसका सर, मतलब जी सर। आपने एबीएल के पास गए, एबीएल ने कहा जी हम आपसे चार्ज करेंगे काइबर प्लस 3%। वो बेसिकली आपसे पता क्या कहता है कि जी हम ये कर्जा आगे ले रहे हैं 13% पे 14 पे और उस पे हम अपना उसमें 2% 3% लेंगे। वो इस लैंग्वेज में बात करता है आपसे। दूसरे लफ्जों में वो काइबर का मतलब है वो ये कहता है जी हम आगे से लेके आपको दे रहे हैं, तो काइबर प्लस उसने 3% डाल दिया। जी सर। ठीक है मिस्टर अनीक, क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा अब थोड़ा सा बताएंगे ये कंपाउंडिंग में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, जितना कंपाउंडिंग बढ़ती है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है, ये क्या चक्कर है? सर सिंस वो रेट टू पावर होता है तो उस वजह से फिर वो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट ज्यादा होता जाता है। सर Exactly. हर प्रीवियस ईयर का कंपाउंडिंग फैक्टर ऐड होता रहता है उसके अंदर। और वैसे भी इसकी एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। कंपाउंडिंग का मतलब भी फ्रीक्वेंसी होती है अजीम हनी, फ्रीक्वेंसी। मतलब आप 1 ईयर कंपाउंडिंग पे लेते हैं 10 साल के लिए तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कुछ और बनेगा। अगर सेमिएनली कंपाउंडिंग पे लेते हैं तो देखा हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का और बनेगा। अगर आप क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट और तेज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर मंथली पे लेते हैं तो और ज्यादा हो जाएगा। अगर डेली बेसिस के ऊपर है तो फिर और ज्यादा हो जाएगा। और फाइनली एक्सपोनेंशियल कंपाउंडिंग होती है। इसका मतलब है कि हर सेकंड के ऊपर एक वो जी सर। कॉन्टिन्यूस है। हाँ जी, तो असल लॉजिक ये आप लोग बताएंगे कि सर कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ही इंटरेस्ट रेट, चूंकि जितनी जल्दी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट उतना ही इफेक्टिव इंटरेस्ट उसका ज्यादा होगा। बस सिंपल सी बात है। लिहाजा कंपाउंडिंग बताएं कि जी फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना ही इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और जितना उसके ऊपर लगेगा तो ओवरऑल आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ज्यादा बनता है। दिस इज द लॉजिक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सेंस। क्लियर जी? राइट सर। अब आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहें? आई थिंक हमने एनपीवी which is net present value, the difference between the present value minus IC, that is the cash outflow, ठीक है? या ICO कहते हैं, इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो बहरहाल हमें पीवी बनाने के लिए पहले फ्यूचर फ्लोज को कन्वर्ट करना होगा। जिस रेट पे कन्वर्ट करते हैं वो आपका डिस्काउंटेड रेट होता है, एक्सपेक्टेड रेट होता है, वो हमने बता दिया। उसका ताल्लुक इन्फ्लेशन, जब आप इन्फ्लेशन की बात करोगे तो यू शुड बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल रेट एंड रियल रेट। रियल रेट बनाने के लिए नॉमिनल रेट में से इन्फ्लेशन को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और उसका वैसे फॉर्मूला ये भी बनता है कि रियल रेट इज इक्वल टू nominal rate divided by 1 plus IF. 1 plus IF mean inflation like rate. तो उस पे डिवाइड करो, वो जो रेट भी आएगा वो आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड है और जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट है
वो हमेशा नॉमिनल रेट से कम होगा। दिस इज द सिंपल पॉइंट। अगर किसी सोसाइटी में इन्फ्लेशन 0 हो जाए तो फिर नॉमिनल रेट और इन्फ्लेशन एडजस्टेड मीन कि आपका रियल रेट बराबर हो जाएगा। लेकिन जिस सोसाइटी में इन्फ्लेशन होगा, नॉमिनल रेट कुछ और होगा, रियल रेट कुछ और होगा। तो दिस इज आई थिंक द बेसिक्स रियल of the like time value of money, or time value mean time has a value. What is dollar today's? So the tomorrow's dollar's value would not be there. Why? Number of factors, and one of the basic factors is inflation. सर एक ठीक है जी। question था। जी जी। सर आपने कहा समटाइम्स रियल टाइम कंपाउंडिंग हो रही होती है, जिस तरह पर सेकेंड या पर मिनट की कंपाउंडिंग हो रही होती है। एक्सपोनेंशियल। यस एक्सपोनेंशियल एग्जैक्टली। सो जी। सर आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें बिल्कुल रियल टाइम में हो रही होती है, लाइक एवरी मिनट या एवरी सेकेंड? बस वो तो ये है कि अगर एक्सपोनेंशियल का वो जो रेट है वो फिर, अब वो रियल टाइम का तो वैसे मुझे भी ऐसा, चूंकि ये लोग जो प्रैक्टिकल कोई काम वाम कर रहे होते हैं, लेकिन मतलब वो आपकी, अगर आपका एक्सपोनेंशियल पे होगा तो फिर आपका वो जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो आपको को ऑफिस बताएगा कि हम इस रेट पे जा रहे हैं, वो फिर वो बन जाएगा। अदरवाइज तो अगर आपका जैसे नॉर्मली तो यही होता है कि जी सेमिनली कंपाउंडिंग है, क्वार्टरली है, मंथली है ये, लेकिन अब ये तो ऐसी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल तो बहरहाल मेरे माइंड में नहीं है कि जो कोई इस लेवल पे इस तरह कर रहे हैं, लेकिन हम तो जरा कॉन्सेप्चुअली बात बता रहे हैं। और ये जो लोग जॉब वॉब कर रहे होते हैं ये वहाँ फिर हो सकता है कि अगर किसी का वास्ता पड़ा हो कि जी एक्सपोनेंशियल पे हम कर रहे हैं तो, लेकिन मेरा ख्याल है ये वहाँ होता है कि जहाँ को बंदा बहुत मजबूर हो और जो रिटर्न लेने वाला वो आपको अपनी टर्म्स के ऊपर अगर देना चाहे तो वहाँ हो सकता है। अदरवाइज तो मैं अगर किसी जगह लोन लेने जाऊंगा तो मेरी कोशिश होगी कि फ्रीक्वेंसी जितनी लंबी हो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैं कोशिश करूंगा कि एनुअल फ्रीक्वेंसी पे हो। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं कम से कम मीन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, मीन लाइक कि जैसे मंथली हो, जो कि मंथली इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो ओवरऑल रिटर्न मुझे ज़्यादा मिलेगा। बस ये एक आइडिया है। जी सर। जी अजीम, कोई आप क्वेश्चन आज करें भी? चलिए ओके। और ये बाकी ठीक है मेरा ख्याल। कोई क्वेश्चन अगर अभी अनीक साहब आप करना चाहें कुछ और मजीद? थैंक यू सर। चलिए जी ओके जी, थैंक यू। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है विद नेक्स्ट टॉपिक। अब रिमेंबर हम ई सेक्शन के 2 पहले जो यूनिट हैं या उसके सब टॉपिक वो कर चुके हैं। 3rd 4th से ऑनवर्ड हम कल इंशाल्लाह विल बी गोइंग टू टॉक विद यू। ओके थैंक यू ओके सर। जी, थैंक यू। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।